चलिए, तो ऑसिलेशन इस टॉपिक पे हम लोग बात करते चल रहे थे और अब तक अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स मैंने इस पे कवर करे हैं, लिए हैं, जिसमें हर एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा हम कंसेप्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइट फ्रॉम बिगिनिंग एसएचएम की डेफिनेशन, फोर्स की कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन, वेलोसिटी की कंडीशन, एक्सेलरेशन किस तरीके से आएगा, और इन पर्टिकुलर पिछले 2-3 लेक्चर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिसमें हमने फेज और टाइम पर कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन आपके सामने रखी थी। अब आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम एक रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एसएचएम। अब इन तीनों की इक्वेशंस तो बच्चों हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है, वेलोसिटी की क्या इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन है। मोटा मोटा हिसाब किताब अगर मैं आपके सामने बताऊं इसको इन जनरल एक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपके सामने रखूं, तो सबसे जनरल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। वेलोसिटी की सबसे जनरल इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो वो आ जाती है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की भी अगर मैं जनरल इक्वेशन बनाता हूँ तो वो आ जाती है माइनस, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस आएगा, उस माइनस को थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स कैरी करते हुए मैं चाहूँ तो यहाँ पर एसएचएम के लिए फोर्स की इक्वेशन अगर लिखूं तो वो आ जाती है माइनस के एक्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट अब आज की क्लास में हमें ये समझना है कि हम इन सब चीजों को ग्राफिकली कैसे बताएं, ग्राफ में उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये सब हार्मोनिक फंक्शन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तभी तो हम कहते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक हार्मोनिक मोशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें, इन पर्टिकुलर जब हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हों, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हों या एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो आज के लेक्चर में ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, बट उससे पहले मैं दो बड़ी ही सिंपल डिस्क्रिप्शंस आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दो बड़ी ही सिंपल सी डिस्क्रिप्शंस आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास एक इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है, जिसमें मैंने यहाँ पे कोई एक थीटा एंगल लिखा है और ऑन वाई एक्सिस में 0 के बाद मैक्सिमम वैल्यू +1 क्लेम करता हूँ और अदर साइड मैक्सिमम वैल्यू -1 क्लेम करता हूँ। अब कुछ एंगल्स मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ 0, उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंगल लेता हूँ 90, या आप चाहो तो कह लो π/2। उसके बाद मैं फिर एक एंगल ले लेता हूँ पाई, फिर फर्दर मैं एक यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ लेट्स से 3π/2 यानी कि 270 होता है ना, और फिर एक एंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा, मान लो 2π। ठीक है, और अगर मैं आगे जाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आगे जाना चाहूँ तो मैं एक और एंगल यहाँ पे ले सकता हूँ 5π/2। ठीक है, 90 के डिफरेंस में मैं ये सब ले रहा हूँ। अब मैं आपसे आपकी प्रीवियस नॉलेज के बिना पे बेसिस पे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक साइन फंक्शन है, ध्यान से समझिए, साइन फंक्शन, तो उस साइन फंक्शन के लिए 0 एंगल पर क्या वैल्यू बनेगी? 0 बनेगी। तो स्टूडेंट ने 1 बोला ना, इनको थोड़ा पीछे जाके पढ़ाई करनी चाहिए। साइन 0 इज 0, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री। यस यस। साइन π/2 कितना होता है? 1 होगा, तो ये ग्राफिकली मैं यहाँ पे 1 का क्लेम कर रहा हूँ। ये साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। साइन 3π/2 यानी कि 270 कितना होता है? -1 होता है। -1 तो ये मैं बराबर से 270 के लिए बराबर से -1 को ले रहा हूँ। साइन 2π कितना होता है? 0 होता है। और उसी तरीके से अगेन अगर हम साइन 5π/2 पे जाते हैं तो वो दोबारा 1 हो जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में टेबल में बार बार पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं। 9th 10th में तो पूरा मतलब इसको घोल के पी लिया होगा।
मैथ्स में इतनी बार आपने इसको पढ़ा होगा। अब बेसिकली मैं आपके सामने यहाँ इसका एक रिप्रेजेंटेशन रखना चाह रहा हूँ कि अगर इन सभी वैल्यूज को मैं प्रॉपरली जोड़ दूं करेक्ट तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। एक ग्राफ की शक्ल में इनका जो शेप अपीयर होगा वो ऐसा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो पॉसिबल वैल्यूज के जो डॉट्स हैं इनको फ्री हैंड मैंने ऐसे ज्वाइन करा दिया। इन बिटवीन वैल्यूज बराबर मैच होती हैं। जैसे 90 से पहले अगर मैं sin 30 की बात करूंगा तो वो हाफ पे चली जाएगी, समझ रहे? ऐसे। Yes, sir. तो इस तरीके का कोई कर्व अगर हमारे सामने आता है जो 0 on 0 से शुरू होता है और इस तरीके की शेप अगर उसकी बनती है, तो उस कर्व को हम क्या नाम देते हैं? साइन कर्व। हम उसे साइन कर्व कहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए अच्छे से। क्या कॉल करेंगे हम इसको? Sine curve. Now let's take another sort of representation जिसमें मैं इन्हीं एंगल्स को दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये थीटा है हमारा, यहाँ पे मान लें सेम एंगल्स हैं, सेम वैल्यूज हैं, 0 +1 ऑन द अदर साइड लेट्स से -1, और ये सेम एंगल्स है। मैं बस यहाँ पे डॉट्स लगा देता हूँ। ये बराबर इसी के नीचे अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो समझ लेना ये क्या है, π/2। इसके नीचे डॉट लगा रहा हूँ, ये क्या है, पाई। और आप नीचे डॉट लगा रहा हूँ, ये क्या है, 3π/2। इसके नीचे डॉट लगा रहा हूँ, ये क्या है, 2π। और इसके नीचे डॉट लगा रहा हूँ तो ये क्या है, 5π/2। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, समझने की बात है। ये π/2 को रिप्रेजेंट करेगा, पाई को, 3π/2 को, 2π को, और 5π/2 इस तरीके के एंगल्स को। बट अब सोचिए कि अगर मैं इस सिनेरियो में आपसे ये जानना चाहता हूं कि कॉस के लिए इसकी क्या वैल्यूज बनती हैं। जैसे कि cos 0 क्या होगा, 1. आंसर है cos 0 1 होगा। तो यहां एक ब्लू डॉट में लगाता हूं। cos 90 यानी कि π/2 पर क्या वैल्यू बनेगी, 0. 0 बनेगी। बिल्कुल सही है, शाबाश। ये ब्लू डॉट यहां लगेगा। cos 180 क्या बनेगा, -1. -1 बनेगा। बहुत अच्छे, शाबाश। cos 270 क्या बनेगा, 1. 0 बनेगा। 270 0 बनता है, cos 270 0। और cos 360 यानी कि 2π फिर एक बार क्या बनेगा, 1. 1 बनेगा। और अगर हम कंटिन्यू कर लेते हैं 5π/2 पे तो फिर एक बार ये वैल्यू आई 0। तो cos की इन पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर मैं फ्री हैंड से ज्वाइन करूं तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन जो मेरे सामने अपीयर होगा ग्राफ के हिसाब से वो ऐसा हो। तो इस तरीके की अगर कहीं कर्व बनती है तो उस कर्व को क्या नाम दिया जाएगा, कॉस कर्व। Cos curve. ठीक है, अब ये हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए कि इस कर्व शेप को ध्यान से देखिए। 0 on 0 से शुरू हो रहा है, जबकि ये 0 on 1 से शुरू हो रहा है। एंगल 0 है तो वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे एंगल 0 है तो वैल्यू 0 है। ठीक है, ये कर्व क्या कहलाएगा, Sine curve. जबकि ये वाला कर्व क्या कहलाता है, Cos curve. बिल्कुल फंडामेंटल बातें हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है काफी बोरिंग अपीयर हो रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, बट मैं आखिरी स्टूडेंट जो लास्ट है सबसे, उसका भी डॉक्टर बनने का मौका छीनना नहीं चाहिए। इसलिए हर बात को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, 0 से बात शुरू। ठीक है, बहरहाल ये कर्व मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, क्या है ये, Sine curve. ये वाली शेप को ध्यान से देखिए, ये क्या है, Cos curve. ठीक है। अब हमें ये दो बातें जरा जहन में रखते हुए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करना। इसमें हमारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो दो वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली। पहली वैरायटी तो ये होती है जिसमें ये कहा जाता है कि पार्टिकल ने अपना जो मोशन है वो मीन पोजीशन से उसने शुरू किया। ठीक है, हालांकि वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पहली जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने रखा जाता है वो ये बोला जाता है पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम व्हाट, Mean position. अब बच्चों अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना मोशन शुरू करता है तो सबसे सिंपल अप्रोच में अगर हम उस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हो जाएगी a Sine sin ओमेगा t, दैट्स इट। कोई एडिशनल इपोक फेज स्टार्टिंग फेज यहां पे डेवलप नहीं होगा, इट विल बी जस्ट sin ओमेगा t।
नाउ द सेकंड पॉइंट, व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी, हम इसकी वेलोसिटी कैसे लिखें? अब आप बोलेंगे सर हमने ऑलरेडी वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन बना दी है, ये है वो इक्वेशन, बट इस इक्वेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हुए वेलोसिटी का कैलकुलेशन करती है, हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इक्वेशन। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करता हूं कि किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो बेटा वो हो जाती है dx by dt, करेक्ट है? यस। मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d by dt ऑफ क्या चीज, a sin ओमेगा टी। अब सोचिए कि अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन पूरा कर लेते हैं तो फिर हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? वेरी गुड, शाबाश, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? ए ओमेगा। कैसे मैंने इसको मैक्सिमम बोला, जरा सोचो कि cos की अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो जब cos 1 हो जाएगा तो अपने आप वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हम क्लेम करेंगे a ओमेगा। आई बात समझ में? यस। ओके, तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल गए, एक इक्वेशन हमारी साइन रिप्रेजेंटेशन रख रही है और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी वो कॉस रिप्रेजेंटेशन रख रही है। अब आती है तीसरे नंबर की चीज कि हाउ डू वी गेट एन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन इस हिसाब से लिखें तो यहां फिर हम लोग फंस रहे हैं, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन एज पर डिस्प्लेसमेंट है, वो तो रिप्रेजेंटेशन करना है। इफ यू वांट रिप्रेजेंटेशन देन वी नीड समथिंग हार्मोनिक फंक्शन इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को एक जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखता हूं तो वो हो जाएगा dv by dt, करेक्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच मींस कि आई हैव टू राइट d by dt ऑफ A a omega omega cos ओमेगा टी cos omega। नाउ डिफरेंशिएट इट एंड गिव मी एन माइनस ओमेगा स्क्वायर minus A omega square sin वेरी omega. गुड, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा का स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब वो माइनस क्यों आया? Cos का minus. डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ओमेगा का स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि डिफरेंशिएट जब हम कॉस को करेंगे तो ओमेगा बाहर आता। कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा, पहले से एक ओमेगा था फिर एक ओमेगा बाहर आया तो स्क्वायर। अब हमको तीन इक्वेशंस यहाँ पे मिले, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका तैयार करना चाहते हैं तो हमें हर एक सेट ऑफ वैल्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कौन से एंगल पे कौन से टाइम पे कितनी वैल्यू बन रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक चार्ट तैयार करने की कोशिश करता हूं। चार्ट का सबसे पहला जो कॉलम होगा मेरा वो होगा टाइम, दूसरा कॉलम मैं यहाँ पे बनाऊंगा ओमेगा टी, तीसरा कॉलम मैं सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट का बना दूंगा, चौथा आई मीन टू से चौथी रो कहना चाहिए, कॉलम नहीं, वेलोसिटी, और लास्ट में मैं यहाँ पे लूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यूज। टाइम के मेरे डिस्क्रिप्शंस ऐसे चलेंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में मैं टाइम की वैल्यूज ऐसे स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सबसे पहले मैंने लिया 0, फिर मैंने लिया टाइम का वैल्यू t/4, समझ रहे? फिर मैंने लिया टाइम का वैल्यू t/2, फिर मैंने वैल्यू ले लिया 3t/4, फिर मैंने वैल्यू ले लिया t, और उसके बाद अगर मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मे बी आई हैव टेकन अ नेक्स्ट वैल्यू एज 5t/4। हालांकि हम ये वैल्यूज किसी भी टाइम फ्रेम में, मतलब टाइम के जो स्लॉट्स है हमारे उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, बट सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यही है कि इनसे जो वैल्यूज हमारे सामने आएंगी वो इजीली कैलकुलेटेबल, आराम से कैलकुलेट इन्हें किया जा सकता है। तो ये मैंने टाइम दिया। अब मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि आप ओमेगा टी इस फैक्टर को एस्टिमेट करें। जैसे देखिए ओमेगा टी इस फैक्टर को जब हम एस्टिमेट करना चाहेंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए ओमेगा टी का मतलब हो गया 2π/T इनटू जो भी रिस्पेक्टिव टाइम का वैल्यू वहां पे आपने मेंशन करना। ठीक है, यस। अब एक काम करें, जब आप टाइम टी को 0 पुटअप करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 0। फिर क्या आएगा? π/2। शाबाश, फिर क्या आएगा?
pi. फिर क्या आएगा? 3 pi by 2. करेक्ट है। फिर क्या आएगा? 2 pi. pi. फिर क्या आएगा? 5 pi by 2. और हम अगर चाहते हैं, हमारे पास और टाइम है एग्जामिनेशन में, तो ये खेलते बैठे आप और आगे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यूज निकालने की बारी आती है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को एस्टिमेट करना शुरू करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसका हमें यूज करना है, और सिर्फ इतना सा काम करना है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में ओमेगा टी की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रखते जाना है। जैसे देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है अपनी, ए साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी हटा दो आप और इसकी जगह रखो क्या, 0। 0. ठीक है, चलिए यहाँ स्क्रीन मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, ए साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी हट जाएगा, ओमेगा टी हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0. साइन 0 क्या होता है, 0. 0. मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जो पहली वैल्यू मुझे मिलेगी वो 0। 0. फिर एक काम करिए, ओमेगा टी हटाइए, ओमेगा टी हटा करके आप मेंशन करिए पाई बाई 2। 1. साइन विल टेक अ One. वैल्यू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 विल टेक अ वैल्यू 1। तो 1 into a क्या हो जाएगा, a। A. A. फिर उसी तरीके से आप ओमेगा टी हटाइए, उसकी जगह रखिए पाई, तो क्या होगा, Minus A. -1. साइन पाई विल टेक अ 0. वैल्यू 0, नॉट -1, 0। साइन 180 इज 0। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी बेसिक बातें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। Yes. 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 फिर एक बार ये क्या हो जाएगा, 0. 0। साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि साइन 270, दैट विल टेक अ वैल्यू -1। -1. -1 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, Minus A. -a। और थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो फिर 2 पाई के लिए ये हो जाएगा 0. 0, a नहीं होगा, 2 पाई, साइन 2 पाई, साइन 360 is 0। आई एम हेल्पलेस इफ यू डू नॉट रिमेंबर द वैल्यूज। मैं फिर हेल्प ही नहीं कर सकता, 37वीं तो नहीं पढ़ा सकता मैं दोबारा, है ना। तो साइन 2 पाई विल टेक अ वैल्यू ऑफ 0, A. then it will be 0, a multiplied by 0 will become 0, not a। 0. ठीक है, देन 5 पाई बाई 2, तो साइन के लिए यहाँ पे जब हम 5 पाई बाई 2 लिखते हैं तो ये फिर एक बार हो जाता है 1, 1. आपसे ये a into will become a। अब इस पैटर्न को याद रखिए, 0 a 0 माइनस a 0 a। अगर और आगे बढ़ता तो 0 आता, और आगे बढ़ता तो -a आता, और आगे बढ़ता तो 0 आता। 0 a 0 -a, फिर 0, फिर a, फिर 0, फिर -a। ठीक, Yes. Yes, sir. I hope you're getting it right. Now let's talk the same discussion for velocity. Velocity की जो इक्वेशन है वो ये है। अब यहां पे आप ओमेगा टी हटाओ और उसकी जगह 0 रख दो। अब याद रखना यहाँ फंक्शन कॉस है, कॉस 0 क्या होता है, 1. 1. तो आंसर क्या आएगा, A omega. Omega. कॉस 90 क्या होता है, 0. 0. 0 आएगा। कॉस पाई क्या होता है, -1. Minus A omega. तो ये आ जाएगा -a ओमेगा। कॉस 270 यानी कि 3 पाई बाई 0. एक बार 0 होता है। कॉस 2 पाई 1. 1 होता है, 1 के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। ओमेगा। और cos 5 पाई बाई 2 फिर एक बार 0 हो जाएगा, तो 0. अब ये बेटा सोचने की भी बात है ना, समझने की भी बात है इसमें, कि हम एक ऐसे एसएचएम को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी शुरुआत मीन से हो रही है, पार्टिकल एक्सट्रीम पर बाद में जाने वाला है, ये पार्टिकल ने शुरू किया, तो टाइम 0 पर पार्टिकल तो मीन पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। टाइम t/4 पर पार्टिकल ए पर पहुंचेगा, दिमाग में चलाइए उसको, Yes. तो डिस्प्लेसमेंट तो ए ही आएगा। टाइम t/2 पर पार्टिकल घूम के दोबारा 0 पर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। टाइम 3t/4 पर पार्टिकल इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो -a ही होगा।
टाइम टी पर पार्टिकल दोबारा मीन पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर एक बार 0 हो जाएगा, और आगे कंटिन्यू करता हो तो पार्टिकल यहाँ जाता है तो प्लस ही आएगा। आई होप अब ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अब उसी ऑर्डर में वेलोसिटी के लिए बात करें तो हम जब मीन से शुरू करते हैं तो मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, Maximum. Yes, sir. मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। जब पार्टिकल t/4 टाइम लैप्स होने के बाद एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। Yes. जब टाइम t/2 होगा तो पार्टिकल दोबारा मीन पर आएगा, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव साइड की तरफ है, इसलिए माइनस में नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। और जब पार्टिकल दोबारा एक्सट्रीम पर पहुंचेगा ऑन द अदर साइड तो फिर एक बार उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर पलट के जब वो मीन पर आएगा तो इस बार उसका डायरेक्शन फिर एक बार पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए फिर ये ओमेगा आएगा। So that is how it is going to continue. Now let's have your understanding for acceleration. Acceleration की इक्वेशन ये है अब हमारी। अब यहां ओमेगा टी हटाइए, उसकी जगह 0 रखिए, लेकिन ध्यान रहे फंक्शन साइन है, साइन 0 हो जाएगा। क्या आंसर लिखें? 0 0 लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। π/2 रखें 1 1 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस ए ओमेगा Minus a omega. ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्या लगता है आगे क्या आना चाहिए? 0 शाबाश, A omega square. ओमेगा स्क्वायर वेरी गुड। 0. 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। Minus a omega square. तो ये कुछ वैल्यूज हमारी यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। अब हमारे सामने इसका चैलेंज ये है कि इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको एक साथ करके बताना है। मतलब ये कि ये लाइन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया ओमेगा टी, ये 0, और ये लाइन जो है ना मैंने डिस्प्लेसमेंट वाली बता दी। तो आप खुद ही बोले मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या प्लेस करूंगा यहाँ पे? प्लस ए, और दूसरे साइड में माइनस अब एग्जैक्टली इसके नीचे इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एग्जैक्टली नीचे बनाना है आपने। ओमेगा टी मैंने ली, वेलोसिटी ये 0। अब बताइए मैक्सिमम क्या लिखूं मैं? प्लस ए ओमेगा और दूसरी तरफ Minus a omega. ए ओमेगा और फिर एग्जैक्टली इसके नीचे एक्सेलरेशन Acceleration. इनके लिए डिस्क्रिप्शन देने चाहिए मुझे। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये 0। अब मैं इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या बताऊं? A omega square. ठीक है, वेरी गुड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी ऑन द वन साइड प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ऑन द अदर साइड Minus a omega. माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों के लिए 0 मार्किंग सेम लगानी। उसके बाद जो अगला एंगल है एक्सपेक्टेड, वो क्या है? π/2 फिर अगला जो एंगल एक्सपेक्टेड है वो क्या है? पाई Pi. फिर अगला एंगल 3π/2 4. 3π/2, गलती मत करो। फिर अगला एंगल 2π 2π, और फिर अगला एंगल अगर हम निकाल लेंगे 5π/2 5π/2। अब इस चीज को मैं ऐसे डॉटेड लाइन से नीचे तक ले लेता हूं, मतलब सभी के लिए ये कॉमन है। बात आ रही है समझ में? यस सर। ताकि हम ग्राफिकली इनको एक कंपैरिजन दे सकें कि भाई π/2 पे वेलोसिटी का ये हुआ था तो एक्सेलरेशन का क्या हुआ, I पे एक्सेलरेशन इतना आ गया था तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, वेलोसिटी का क्या हुआ। इसलिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके आंसर बुक में ये इसी तरीके से बना हुआ होना चाहिए थियरी पेपर में। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह तो ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन थियरी पेपर में यही एक चार्ट फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको पूरे हाफ पेज पे आप अच्छे से बनाएं। अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, 0 एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 0। π/2 के लिए कितना था?
A. प्लस ए। पाई के लिए कितना था? 0. 3 पाई बाय 2 के लिए कितना था? माइनस ए 2 पाई के लिए कितना था? 0. 0 और 5 पाई बाय 2 के लिए कितना था? ए ये मैंने अपने दिल से लिया, मर्जी से लिया मैंने? नहीं नहीं, इट्स ऑल कैलकुलेशन डन हियर। यही वैल्यूज मैंने उठा के यहाँ रखी। अब मुझे इसके पॉइंट्स टू प्लॉट मिल गए कि ये ग्राफ पे पॉइंट्स आने वाले। इन्हें हमें क्या करना है? अब एक फ्री हैंड से ज्वाइन देना है। ये हम इसको फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन करते हैं। याद रखना, ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाना, ऐसे स्केल से नहीं ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो ये देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये एक साइन कर्व बन गया। इसीलिए मैंने 5-10 मिनट यहाँ पे आपको समझाया, ये साइन कर्व होता है, ये कॉस कर्व होता है। ये देखते ही हमको समझ में आ गया कि ये साइन कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो है ना, एक साइन कर्व है। अब बताइए वेलोसिटी का क्या करें? 0 पर कितनी है वेलोसिटी? ओमेगा ए ओमेगा, मतलब शुरुआत हम मैक्सिमम से कर रहे हैं। मैक्सिमम से 5 बाय 2 पर कितनी है? 0. 0 पाई पर कितनी है? माइनस ए ओमेगा फिर कितनी है? 0 फिर कितनी है? ए ओमेगा फिर कितनी है? 0 अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस तरीके का अपीयरेंस लेगा। कॉस कर्व तो ये कॉस कर्व बनता हुआ नजर आएगा। ये वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें कॉस कर्व क्यों बना? अगर किसी स्टूडेंट का ये एक सवाल है, सर के कॉस कर्व क्यों बना इधर? मैक्सिमम तो पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी की इक्वेशन में कॉस है। हाँ और कोई पूछे यहाँ साइन कर्व क्यों बना, तो क्या ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में साइन है। अब साइन है तो साइन कर्व भी बनेगा, कॉस है तो कॉस कर्व भी बनेगा। एक्सेलरेशन में क्या आ गया? साइन कौन माइनस सा कर्व बनेगा? माइनस नेगेटिव साइन कर्व का नेगेटिव मतलब कर्व हाँ जो पॉजिटिव साइन कर्व हमको मिल रहा है उसका उसका बिल्कुल उल्टा। और मिलेगा। देख लो वैल्यूज के हिसाब से। शुरुआत में 0 पे कितना है? 0 90 पे कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा। फिर आगे कितना है? पाई पे। 0 फिर आगे कितना है? ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा। फिर आगे कितना है? 0 फिर आगे कितना है? ओमेगा। ठीक है। तो इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये करस्पॉन्डिंगली ऐसे 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 बनता हुआ नजर आएगा। अब इस लाइन को देखो और इस कर्व को, मतलब इस कर्व को देखो, इस कर्व को देखो, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेट उल्टे है। तो ये हमें मिलेगा माइनस में साइन कर्व। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ एक कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि कंक्लूजन्स कुछ ऐसे हैं कि किसी भी पैरामीटर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो लगातार चेंज हो रही है और पीरियोडिक इन टाइम है। बार बार फ्लक्चुएट करेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर रिपीट होगी। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन रहा। दूसरा कंक्लूजन यही बात है कि डिस्प्लेसमेंट साइन कर्व है, वेलोसिटी जो है वो कॉस कर्व है और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइन कर्व। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें इसे अच्छे से समझना है, देखिए वेलोसिटी अपने आप में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपने आप में कौन सा कर्व है, जबकि वेलोसिटी कौन सी है, साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 पाई बाय 2 का। ये कल मैं आपको बता चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एसएचएम के मोशन में जब एसएचएम चल रहा होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में इंडिविजुअली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अब उसी हिसाब से यहां सोचो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कौन सा कर्व है, एक्सेलरेशन कौन सा है, माइनस साइन माइनस। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए निकाल दो, कॉस और साइन के हिसाब से सोचो। फिर एक बार यहां समझ में आया कि कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, साथ में कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये साइन है और ये साइन है, इन दोनों का फेज सेम है क्या? नहीं। ये कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन कर्व है, और ये कैसा साइन है, नेगेटिव साइन नेगेटिव, यानी कि पूरी तरीके से कोई अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तब फेज डिफरेंस हो जाता है 180 डिग्री का।
180 डिग्री का फेज डिफरेंस। 180 अभी सीक्वेंस को जरा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में कितना कर्व है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कर्व में कितना फेज डिफरेंस है? π/2 90 यानी कि π/2। ठीक, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है? π/2 π/2 का। जबकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है? 180 180 यानी कि पाई रेडियन। तो इसी बात को मैंने नोट्स में काफी अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें लिख के दी हैं। मैं समझता हूं कि आप तैयारी कर रहे होंगे, स्लो धीरे धीरे देखते देखते। देखिए ये वेकेशन में एक चैप्टर अपना हो जाएगा, तो तैयारी करते रहें लगातार। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसको याद रखना अगर आप चाहते हो तो ये काफी आसान है। इसका एक लैडर मैंने बना दिया, ध्यान से देखिए। एक लैडर मैं कहता हूं, इसको मैं फेज लैडर बोलता हूं। वैसे कुछ खास नहीं है। पहली स्टेप पर है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी स्टेप पर है वेलोसिटी और तीसरी स्टेप पर है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना चाहते हो, π/2 आगे बढ़ो। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना चाहते हो π/2 और π/2 आगे बढ़ो, लीडिंग। और इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाना चाहते हो, π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई आगे बढ़ो। पाई का डिफरेंस दोनों में है। तो अगर याद रखने में कुछ तकलीफ होती है तो ऐसे याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन हर एक स्टेप π/2 की बना दो। तो ये है सारा मामला। ये कौन सी सिचुएशंस के लिए है? जब ग्राफ मोशन कहां से शुरू होता है? मीन से। अब इसी चीज को अगर मैं कहूं कि अगर मोशन एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, अब मैं यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं फटाफट चीजें लिखना पसंद करूंगा। अगर मोशन एक्सट्रीम से शुरू होता है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना चाहिए? A cos omega t. ओमेगा टी। ये बताओ कि मैं वेलोसिटी कैसे लिखूं? dx/dt यानी कि d/dt ऑफ A cos omega t. a cos omega t which indicates velocity is equal to minus a omega sin omega t। sin omega t। और मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखूं? Minus dv/dt which means d/dt of minus a omega square cos t sorry for that minus a omega sin omega t. sin omega t। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा Minus A omega square cos omega t. cos omega t। स्क्वायर cos omega t। अब अगर हम इनकी वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके के टेबल्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, टाइम का, फेज का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो बिना किसी ज्यादा टाइम पास के मैं सीधे सीधे टेबल पेस्ट कर देता हूं। देखिए वही टेबल है, टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4। फेज तो वही आया, लेकिन वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन बदलेंगे। अब इस 0 को यहां पुटअप करें तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1. तो ये 1 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A. अरे भाई आप एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो तो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम ही होगा। उसी तरीके से आप इस इक्वेशन में π/2 पाई और आगे की सारी वैल्यूज पुटअप करते जाएं, a0 माइनस a0 a माइनस a सारी वैल्यूज लेते जाएं। आप सेम वेलोसिटी के लिए करें, एक्सेलरेशन के लिए करें। क्या मुझे इसे फिर एक बार समझाने की जरूरत है? नहीं। देख करके बताएं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा कर्व बनेगा, Cos curve. वेलोसिटी कौन सी कर्व बनेगी? साइन कर्व माइनस साइन बनेगी। और एक्सेलरेशन कौन सा कर्व बनेगा? माइनस कॉस कर्व। माइनस कॉस। अगर हम इसे उसी अंदाज में प्लॉट करें जैसे अभी अभी हमने मीन के लिए प्लॉट किया है, तो हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। डू आई नीड टू प्लॉट इट, और ये समझ जाएंगे आप? समझ जाएंगे आप इसको? यस Yes sir. पक्का ना एकदम? नहीं तो और 15 मिनट वही सारी वैल्यूज डॉट 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 करते करते मुझे काम करना पड़ेगा। यस यस सर। ओके। तो ये कॉस में आ गया इस हिसाब से, ये माइनस साइन में आया। देखिए ये माइनस साइन नीचे ऐसे, अगर पॉजिटिव साइन होता तो ऐसे ऊपर से शुरू होता ना,
यस और ये नेगेटिव कॉस आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव कॉस ऐसा है तो इसका उल्टा बना दे, नेगेटिव कॉस आ गया। और वही सारी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई की वैल्यूज है यहाँ पे। वेल आपको यहाँ बीच बीच में अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखें अगर लिखना ही चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो π/2, ठीक है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 3π/2। 3π/2, ये तो 2 पाई हो गया। और ये आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो π/2 एंड सो ऑन। मैंने इसे आगे तक खींचा है काफी, तो इस हिसाब से ये सारी वैल्यूज चलती जाएंगी, अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके भी कंक्लूजन्स वही हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए थे मीन पोजीशन से शुरू करने के केस में, कि टाइम वेरिंग फंक्शन में है, कॉस और साइन इस तरीके से इनके रिप्रेजेंटेशन बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट से आगे π/2 डिग्री के फेज डिफरेंस में वेलोसिटी मिलेगी, उससे आगे π/2 के फेज डिफरेंस में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई रेडियन का फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और 2 पाई अगर पूरा हो जाता है साइकिल तो उसके बाद वो रिपीट होने लग जाएगा। 2 पाई के बाद ये दोबारा रिपीटेशन मोड में चला जाएगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सारा आर्टिकल, ठीक। यस सर। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इन एसएचएम, यानी कि कल की क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। रुक जाए फिर यहाँ पे। यस सर। यस सर।